देखिए, हमारा यहाँ पर हम वर्किंग प्लान बनाने के बाद उसको भारत सरकार को भेजते हैं। भारत सरकार से अप्रूवल के बाद उस वर्किंग प्लान को लागू करते हैं। 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा। आज दिनांक 22/2024 को राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण चमोली उत्तराखंड की छात्र छात्राएं एवं अध्यापक अध्यापिकाएं सदन की कार्यवाही देखने हेतु दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मत संख्या 2, माननीय सदस्य श्री बृजभूषण गैरोला जी। पढ़ा हुआ मान लिया जाए। पहले खड़े होने दीजिए मंत्री जी को। हाँ, अब आप बोलिए। पढ़ा हुआ मान लिया। पढ़ा हुआ मान लिया जाए जी। स्वास्थ्य मंत्री जी। हाँ, अब आप प्रश्न करिए। प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से डोईवाला में उप जिला चिकित्सालय खोलने की मांग का एक प्रश्न लगाया था, और जब ये प्रश्न लगा था तो उस समय उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति नहीं हुई थी, और ये डोईवाला में उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ रायपुर में भी उप जिला चिकित्सालय खुला है, उसके लिए भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये उप जिला चिकित्सालय जो डोईवाला में खुला है, और इसकी मांग वर्षों से थी। डोईवाला नगर पालिका की आज वर्तमान में 1 लाख की जनसंख्या है। डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 30 से अधिक ग्राम पंचायतें और रायपुर विकास खंड के थानों की जो हमारी जो न्याय पंचायत है उसकी भी 8-10 ग्राम पंचायतों के काफी बड़ी मेजर पॉपुलेशन को इसका लाभ मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति हो गई है, कब यहाँ पर मानक के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की, महिला चिकित्सकों की और फार्मासिस्ट नर्सिंग स्टाफ की कब यहाँ पर स्वीकृति होगी? एक प्रश्न ये है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बृजभूषण गैरोला जी ने जब ये प्रश्न उठाया था तो उस समय सत्र में इनका नंबर नहीं आ पाया था, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि लोक महत्व के प्रश्न को देखते हुए हमारे नेता सदन और मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने चर्चा की कि डोईवाला में बहुत मरीज आते हैं, और इसलिए यहाँ की आबादी भी लगभग 3,10,948 हो गई है अब पूरे क्षेत्र की। साथ में कई लोग जो है पैसे के अभाव से जिला हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए ये था कि यहाँ उप जिला चिकित्सालय बनाया जाए तो गरीब लोगों का इलाज वहीं पे हो सकता है। तो मैं एक सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि अब उप जिला चिकित्सालय का हमने जीओ कर दिया है। वैसे यहाँ पे लंबे समय से जो है इसकी मांग भी चल रही थी, और वहाँ पे 30 बेड का हॉस्पिटल पहले से भी चल रहा है। यहाँ पे माननीय अध्यक्षा जी, आकस्मिक सेवाएं 24 घंटे की हैं, दंत रोग की व्यवस्था यहाँ पे है, रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था यहाँ पे है, अस्थि रोग व्यवस्था यहाँ पे है, अंतः रोगी सेवाएं 30 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल है, बाह्य रोगी सेवा यहाँ पे चल रही है, गर्भवती महिलाओं की जांच यहाँ पे होती है, प्रसव यहाँ पे 24 घंटे जो है हो सकते हैं, परिवार कल्याण सेवाएं यहाँ पे पूरी है, टीकाकरण यहाँ पे हो रहा है, सुरक्षित गर्भ की व्यवस्था यहाँ पे है, महिला नसबंदी से लेके पुरुष नसबंदी तक यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, प्रयोगशाला सुविधाएं, रक्त मूत्र एवं बलगम की जांच यहाँ पे हो रही है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था यहाँ पे है, एक्सरे की व्यवस्था यहाँ पे है, ईसीजी की व्यवस्था यहाँ पे है, 262 जांचें यहाँ पे फ्री में हो रही हैं, और आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पे है, 6 रोग डॉक्टर की सेवा यहाँ पे है, कुष्ठ रोगी निवारण की व्यवस्था यहाँ पे है, नेत्र जांच यहाँ पे हो रही है, मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। तो जितनी सेवाएं हम दे सकते हैं वो यहाँ पे हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ही को जवाब। माननीय अध्यक्ष जी,
एक मिनट, इसी डोईवाला से सवाल है, डोईवाला का सवाल आपका डोईवाला का सवाल है, लोकल खाना इसमें नहीं आ सकता, बोलिए। माननीय अध्यक्षा जी, वैसे तो डोईवाला से बगल में हमारा ऋषिकेश है, वहाँ पे भी उप जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे एम्स भी है। डोईवाला के बगल में जौलीग्रांट में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जो कि जहाँ हम आयुष्मान का इलाज सबका फ्री कराते हैं। साथ ही जिला हॉस्पिटल भी वहाँ से देहरादून में है, मेडिकल कॉलेज भी देहरादून में है। हमारे बड़े भाई साहब काऊ जी हैं ना बैठे हुए, जा रहे हैं, वहाँ भी अब हमने उप जिला चिकित्सालय खोल दिया है। थानों में भी वहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था है। और अभी तक ये डोईवाला जो हॉस्पिटल था, ये पीपी मोड पे चलता था। 2022 में यहाँ 47,222 लोगों की ओपीडी हुई। 2023 में 68,293 लोगों की यहाँ पे ओपीडी हुई। आईपीडी जो है 2022 में 2166 लोगों की हुई, 2023 में 2186 लोगों की हुई। इमरजेंसी सेवा जो है 20,222 लोगों की हुई। डिलीवरी यहाँ पे 222 में 494 लोगों की हुई है और महिलाओं के डिलीवरी केस वहाँ पे हुए हैं, और 2023 में 346 हुए हैं। अब हमारे माननीय विधायक जी ने एक दिन मुख्यमंत्री जी से और मुझसे कहा कि पीपी मोड से हटा दीजिए हॉस्पिटल को। हमने इनकी वो मांग भी मानी, और अब पीपी हॉस्पिटल जो है अब हमारा राज्य सरकार उसको चला रहा है। जब राज्य सरकार ने इस हॉस्पिटल को चलाना शुरू किया अभी 2024 में, 6 महीने में माननीय अध्यक्षा जी 75,058 लोगों की ओपीडी वहाँ पे हुई है। आईपीडी वहाँ पे जो है 2496 लोगों की हुई है। इमरजेंसी जो है 11,014 लोगों की हुई है, और डिलीवरी यहाँ पे 278 लोगों की हुई है। तो यहाँ पे पर्याप्त संसाधन है। लेकिन जो हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल कब बनेगा, कब वहाँ पे क्या होगा, अब हमने उसकी डीपीआर बनाने के लिए भी कार्यदायी संस्था नियुक्त कर दी है। 22 करोड़ 89 करोड़ रुपए की उसकी डीपीआर जो है बन रही है। भूमि हस्तांतरण में जितना कॉपरेट मैं कर रहा हूँ, विधायक जी से भी मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा सी वो भी बैठक कर ले और जल्दी भूमि मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि हम पुराना हॉस्पिटल तोड़ के भी बनाएंगे। तो विधायक जी जितने सजग है, मुझे लगता है जितना जल्दी वो भूमि हस्तांतरण करने के लिए मेरा सहयोग करेंगे, उतना जल्दी हम काम शुरू कर देंगे। डोईवाला से संबंधित है, डोईवाला से संबंधित है, क्योंकि डोईवाला का सवाल है। बैठिए, आपकी 2 सवाल हो गए, आप बैठिए, आपका पूरा जवाब दे दिया, बढ़िया से जवाब दे दिया। बैठिए, डोईवाला से संबंधित है, माननीय सदस्य बैठिए, आपका सवाल दे, बैठिए, आप बैठिए। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रश्न का उत्तर जो हमें जी बोलिए, जी बोलिए। डोईवाला से संबंधित होना चाहिए, डोईवाला से संबंधित। एक मिनट, देखिए, प्रश्न तो डोईवाला पे है, प्रश्न तो डोईवाला पर है। नहीं, डोईवाला से था तो डोईवाला का अगर प्रश्न तो डोईवाला से। पूरे विधानसभा व्यवस्थाएं बदलती है। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी। एक विधानसभा का होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया उसी के परिधि के अंदर बिल्कुल बैठिए। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी ने जब व्यवस्था दे दी तो उसके बाद तो बोलने का विषय नहीं बनता ना। माननीय में पूरा विधायक पूरे विधानसभा लेकिन जो प्रदेश का है, जो माननीय मंत्री जवाब नहीं किया जा सकता है विधायक जो बहुत सदन में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? हम अपने क्षेत्र की बात सदन में नहीं रखेंगे। प्रश्न लगाए नहीं हमारा प्रश्न लगाए नहीं, मैं सदन में नहीं रखूंगा। समस्या सदन में रखूंगा ना, आप सदन में लगा दीजिए ना, आप प्रश्न लगाइए अपने क्षेत्र में। प्रश्न लगाए नहीं, मेरा लगाए नहीं प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं। जनरल देखिए, ऐसा है, अगर जनरल माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप लोग बहुत माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। जब जनरल उत्तराखंड का सवाल स्वास्थ्य पे लगेगा, बिल्कुल आप सब उठा सकते हैं। ये केवल मंत्री जी को जो सवाल पूछा गया वो डोईवाला के लिए पूछा गया। नहीं, नेता प्रतिपक्ष जी, आप इस चीज में आप एक्सपीरियंस है, केवल डोईवाला पर पूछा। अगर पूरे उत्तराखंड के परिपेक्ष
परिपेक्ष में ये सवाल उठता तो बिल्कुल सारे विधायक बोलने के अधिकारी थे, लेकिन जब केवल और केवल डोईवाला पर प्रश्न उठा है तो डोईवाला के ही विधायक उठाएंगे। अगर आपके पास डोईवाला के लिए कोई प्रश्न है जरूर आप उठाइए, लेकिन उत्तराखंड के परिपेक्ष में अगर कोई सवाल है तो आप सब उठा सकते हैं। नहीं, अब मैं से संबंधित मैं भी पूछ सकता हूँ। पूछिए ना, बस ये बिल्कुल पूछिए। ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये व्यवस्था सही है। बिल्कुल आप डोईवाला से पूछिए, आप बिल्कुल पूछिए, वो पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए, डोईवाला से आप भी पूछिए। काजी जी बहुत समझदार है, लेकिन देर में समझ में आया आपको। देर से निर्वाचित हो गया। नहीं, नो, आपने नहीं, माननीय सदस्य, मैं यही कहना चाह रही थी कि डोईवाला से संबंधित कोई भी पूछ सकता है, लेकिन वो बद्रीनाथ का सवाल नहीं पूछ सकते इस वक्त। वो जब बद्रीनाथ का सवाल है या उत्तराखंड के परिपेक्ष में अगर कोई स्वास्थ्य का सवाल उठा है उसमें अवश्य आप फिर कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य कापड़ी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने खड़ा किया। डोईवाला का सवाल है? हाँ, डोईवाला का ही है। बैठिए, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, वो एक्चुअली काजी जो है ना मिड टर्म में आए तो जेट लैग का प्रभाव है जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने डोईवाला को उप जिला चिकित्सालय बनाए जाने की मांग से संबंधित एक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में उन तमाम सारी सुविधाओं का जिक्र किया जो उस अस्पताल के माध्यम से दी जा रही है और जो दिए जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इस उप जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर्स का इंतजाम किया जा रहा है, और उसी के पैरेलल यदि संभव हो बोलना तो क्या प्रदेश के दूसरे उप चिकित्सालयों में भी ट्रॉमा सेंटर की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी या नहीं? माननीय मंत्री जी, चलिए माननीय मंत्री जी, ये सीखना चाहिए, माननीय सदस्य सीखना चाहिए। चलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं। वो डिमांड तो करना चाहते थे विकास नगर, तो मुझे लगता है कि वो और हम अलग से बात करेंगे। विकास नगर में भी कोई दिक्कत होगी तो भी पूरी की जाएगी, लेकिन अभी उप जिला चिकित्सालय में जो IPHS मानकों में जो हो सकता है वो हम वहाँ पे पूरा करेंगे। और जहाँ तक ट्रॉमा सेंटर की बात है, अगर IPHS मानक में ट्रॉमा सेंटर भी आएगा तो निश्चित वो भी हम गतिमान उसको भी करेंगे कि वो भी बनाया जा सकता है, अगर IPHS मानक में आएगा तो। जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर सारी रेडियोलॉजिस्ट से लेकर के सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज तो वहाँ पर मात्र 3 चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, 3 चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे हैं और पर डे 400 से अधिक OPD होती है। आपकी सुविधाएं सब होंगी, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो हम कैसे उसे करेंगे? ये मैं माननीय मंत्री जी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, जब उप जिला चिकित्सालय बनाने का शासनादेश हो गया है तो निश्चित रूप से वहाँ पे अब 28 से 30 डॉक्टरों की पद सृजित होंगे और वहाँ पे उतने डॉक्टर दिए जाएंगे ताकि वहाँ की सारी दिक्कतें पूरी हो सके। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री भुवन चंद्र कापड़ी जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। जी। माननीय मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, जो उत्तराखंड राज्य में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 15 से 20 वर्षों से 420, 6 आपने उत्तर में बताया कि 6 की मृत्यु हो गई, 420 जो अध्यापक हैं, क्या सरकार उनका विनियमितीकरण करेगी? क्योंकि कोई भी वित्तीय भार, उनकी सैलरी उतनी है कि वो सैलरी नहीं बढ़ानी है, वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ना है और धारा 40 को परिवर्तित करके इनका विनियमितीकरण होगा और सरकार को भी फायदा होगा कि NPS कटेगा इनका। अब NPS है तो आप पर, सरकार पर पेंशन का भी भार नहीं है, तो क्या इन 420 शिक्षकों को आप धारा 40 परिवर्तित कर कोई वित्तीय भार न पड़ने पर NPS जो सरकार को फायदा होगा उस पर इनको विनियमितीकरण करने के लिए कोई योजना लाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी,
हमारे जो अशासकीय विद्यालय हैं इसमें 426 पहले तदर्थ शिक्षक नियुक्ति किए गए थे और 6 लोगों के या तो रिटायर्ड हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, अब 420 रह गए हैं। इसमें रुद्रप्रयाग जिले में 19 लोग काम कर रहे हैं, पौड़ी जिले में 107 लोग काम कर रहे हैं, टिहरी जिले में 13 लोग। माननीय मंत्री जी, ये तो डिटेल पढ़ ली है मैंने इसमें, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, विनियमितीकरण करेंगे आप धारा 40 को परिवर्तित करके, अब इनको आप परमानेंट करेंगे जब सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, तो इनके रोजगार को आप सुरक्षित करेंगे विनियमितीकरण करके? सिर्फ इतना सवाल है। सुन लीजिए जवाब दे रहे हैं। कामड़ी जी मैं आ रहा हूँ, आप ही के उत्तर पे आ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 2011 से पहले सरकार ने कई तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण किए हैं और ऐसा नहीं कि हमारी मंशा इनके भी विनियमितीकरण की थी, लेकिन हाँ थी तो ठीक तो कह रहा हूं मैं, नहीं ना तो मैं कह नहीं रहा हूं और ना यहाँ है भी नहीं, हमारी सरकार में ना शब्द है भी नहीं है कहीं का। सबका साथ सबका विकास। माननीय अध्यक्ष जी, हम जैसे इस मामले को कैबिनेट में ला रहे थे तब तक ये लोग हाई कोर्ट चले गए और चूंकि ये मामला डबल बेंच में हाई कोर्ट में है तो इस पे यहाँ पे चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि आप ही ने कहा है कि जो मामला जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन हो तो उस पे इस पे चर्चा, मुझे लगता है कि हमारी मंशा तो मैंने अपनी मंशा बता दी, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जैसा निर्णय होगा वैसे हमें स्वीकार। जी पूछे। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शासकीय जो हमारे स्कूल हैं इनकी नियुक्तियों पे बीच में रोक लग गई थी। कई ऐसे स्कूल हैं जहां विज्ञप्ति निकली, पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई और उसके बाद रोक लग गई, तो ये रोक अभी भी बरकरार है या अब आपने खोल दिए? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हृदय जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं चाह भी रहा था कि कोई बोले इसमें। हमारी सरकार के द्वारा हर संभव ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षकों की जो है पूरी भर्ती की जाए और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने 2906 प्राइमरी शिक्षकों की जो है नियुक्ति आजकल कर रहे हैं। जहां तक अशासकीय विद्यालयों का प्रश्न है, हमने अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति लगातार हो रही है हमारे यहाँ और जहां छात्र अनुपात के अनुसार जहां टीचरों की जितनी कमी है वो भी हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन माननीय अध्यक्षा जी, हम लोग शासन में एक विचार ये चल रहा है अभी कि हम इनकी नियुक्तियां पारदर्शी करना चाह रहे हैं अशासकीय विद्यालय, और इसमें अभी तक अधिकार जो था वो प्रबंध समिति को रहता था और कतिपय जगह की काफी जो है दिक्कतें आई। अब हम नियुक्ति प्रक्रिया को और अच्छा करने के बाद ये चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग से जो है इनकी भी भर्तियां की जाए। हमने मना नहीं किया है, लेकिन हम इसकी प्रक्रिया को ठीक करना चाहते हैं ताकि जो है बहुत अच्छी जो है नियुक्तियां हो सके और लोक सेवा आयोग के द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। मैंने माननीय मंत्री जी आपसे मात्र ये पूछा था कि ये नियुक्तियां होंगी या नहीं। आप ये जो आपने जवाब दिया है वो थोड़ा गोलमोल दिया, मेरी शायद पूरी समझ में नहीं आया है। इस प्रक्रिया को आपने अभी तक जनरलाइज करा है, ये होने वाली है, नहीं होने वाली है, या ये मंशा है केवल? माननीय अध्यक्षा जी, सुमित भाई पता नहीं गोल बोलने क्यों चले गए। मैंने टू द पॉइंट कह दिया है कि सरकार की मंशा नियुक्ति करने की है। उसकी एक ही बात बोली मैंने कि अभी तक ये अधिकार जो था वो था कि उनको प्रबंध समिति को। हम चाहते हैं कि प्रबंध समिति का भी अस्तित्व बना रहे, नियुक्तियां पारदर्शी हो, हम आयोग से कराए या जो है कैसे कराए, लेकिन सरकार की मना बिल्कुल नहीं है। माननीय सदस्य रवि बहादुर जी, आप प्रश्न करिए। मेरी मौका, आपको हड़बड़ाइए न। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए जी। व्यवस्था का भी प्रश्न है। मैंने पिछले वर्ष भी एक प्रश्न लगाया था, पर 1 घंटे का समय था, वो नहीं आ पाया। आज भी मेरा 10वां नंबर है, वो आज भी नहीं आएगा। आएगा जल्दी करेंगे तो आएगा ना। आप जल्दी बोलिए अपना सवाल। मंत्री जी से रिलेटेड आएगा जल्दी बोलिए, प्रश्न करिए।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आरटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। स्कूल में आरटी के माध्यम से एडमिशन होते हैं, इससे क्या अब आपका आएगा आपका सवाल आएगा। प्लीज। प्रश्न संख्या 3 माननीय सदस्य श्री बृजभूषण गैरोला जी। मैं माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि शासकीय विद्यालयों में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवा चाहते हैं। क्या इस पे अंतिम निर्णय हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कब तक हो जाएगा? टाइमलाइन तक। माननीय अध्यक्ष जी, अभी इसीलिए मैंने कहा चाहते हैं, ये नहीं कहा कि कर रहे हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम पारदर्शी नियुक्तियां करेंगे और पारदर्शी नियुक्तियों के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि लोक सेवा आयोग से कराई जाए। तो उसकी प्रक्रिया गतिमान है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू होगी। प्रश्न संख्या 3 माननीय सदस्य श्री बृजभूषण गैरोला जी। माननीय मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, अब आप प्रश्न करिए। आप प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न करिए। पड़ा हुआ मान लिया जाए। नहीं, आप प्रश्न करिए। आप माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एनसीडीसी के द्वारा 2019 से राज्य में राज्य सहकारी समविकास परियोजना का शुभारंभ किया गया था और इस योजना से उत्तराखंड के किसानों ने सोचा था कि इसके आय का काफी दुगना होगा, काफी लाभार्थी को लाभ मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हमने 4 क्षेत्रों में सहकारिता क्षेत्र, डेयरी क्षेत्र, भेड़ बकरी क्षेत्र और मत्स्य क्षेत्र में जो है किसानों की आय को दुगना करने के लिए यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों में कार्य हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो किसानों के लिए हरे मक्के से साइलेज का उत्पादन, कितना उत्पादन हुआ होगा, अदरक की जो कम्युनिटी फार्मिंग का, जो आपने कम्युनिटी फार्मिंग के माध्यम से अदरक का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए कितने किसानों का इसका लाभ मिला होगा। साथ में सेब उत्पादकों के लिए इस परियोजना के द्वारा क्या क्या इसमें किया गया है। ऐसे ही प्रश्न का जवाब आने दीजिए। ये इसी में एक ही प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, स्थानीय बकरियों की खरीद और वितरण हेतु अभी तक कुल कितनी भेड़ बकरी लाभार्थियों को दी गई है और पंगल सीजन फार्मिंग जो हमारी है मत्स्य के लिए, उसमें अभी तक कितने लाभार्थियों को अभी तक वर्तमान में उत्तराखंड के लाभ मिला? ये मेरा पहला प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा 14 फरवरी 2019 को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की लॉन्चिंग की गई और इसकी लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री जी से द्वारा की गई थी और इसका लक्ष्य रखा गया था कि हम 50,000 किसानों को इसमें लाभ देंगे और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही थोड़ा माननीय हमारे गैरोला जी ने इसके डाटा गलत लिखा है। इसमें 3,340 करोड़ की योजना थी, आपने 33,000 कर दिया था, इसको भी मैंने करेक्ट कर रखा है। और इसके माननीय अध्यक्ष जी काफी कंपोनेंट थे और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि इसमें काफी अच्छा काम भी हुआ है। इसमें मत्स्य के क्षेत्र में जो ट्राउट महासंघ है, इसमें 594 लाभार्थी टोटल हैं। हरिद्वार फेडरेशन में 242 लाभार्थी हैं। भेड़ बकरी उत्तराखंड सीप गोट और कोऑपरेटिव फेडरेशन में 3,259 लाभार्थी हुए हैं। डेयरी सेक्टर में जो हम मिल्क बूथ लगा रहे हैं, कैटल लगा रहे हैं, ये कैटल दे रहे हैं, ये 7,520 है। कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो साइलेज की बात हमारे माननीय विधायक जी ने की है, इसमें टोटल साइलेज जो है 26,000 लोगों तक हम दे रहे हैं। पोल्ट्री वैली की जो बात आपने की है, जिसको कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है, इसमें 2,794 लोगों को इसका लाभ मिला है। मशरूम के क्षेत्र में 412 लोगों को इसमें लाभ मिला है। मोहन पालन की जो आपने जिक्र किया है, 217 लोगों को इसका लाभ मिला है।
और विक्रय केंद्र और जो पॉइंट सेल है इसमें 7,000 लोग काम कर रहे हैं। जो आपने सहकारी खेती की बात की है, लगभग 1800 लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो टोटल अभी तक 50,910 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। जहाँ तक एक मिनट पहले बोले बात तो सुन लीजिए। इसमें हमारे माननीय सदस्य जी ने ये भी पूछा है कि अभी तक 2019 से 20 से लेके और 2023-24 तक कितना खर्चा हुआ है। तो सहकारी क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी 146 करोड़ रुपए इस पे खर्चा हुआ है। डेयरी क्षेत्र में इसमें 48 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। भेड़ बकरी के क्षेत्र में इसमें 106 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। मत्स्य के क्षेत्र में इसमें 51 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। टोटल अभी तक 353 करोड़ रुपए इसमें जो है व्यय हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसानों के लिए बहुत अच्छी एक स्कीम है और मैं भारत सरकार का भी इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको हमने हमारे राज्य में जिसका लॉन्चिंग की है। माननीय सदस्य सहदेव सिंह पुंडीर जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो ये लाभार्थी इतने जो चयन हुआ है, इनकी चयन की क्या प्रक्रिया है कि जिनको जो है लाभ मिलता है, किस प्रकार से? माननीय अध्यक्ष जी, जो चयन की प्रक्रिया है कि अगर कोई भी डेयरी का काम करना चाहता है तो अगर वो 3 गाय पालना चाहता है या 5 गाय पालना चाहता है या 7 गाय पालना चाहता है और डेयरी विभाग जो है माना 20 एप्लीकेशन आ गए, 25 आ गई, ठीक है, उसमें एक कमेटी है डेयरी विभाग की भी और उनको जो है वो चयनित करते हैं, उनको देते हैं। जहां तक है कि साइलेज कोई भी किसान जो है उगा सकता है। हमने एक किसान साइलेज उगाई और वहां और कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको दे सकती है। बहुत सप्लीमेंट्री होगा जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने 50,000 उत्तराखंड के किसानों को लाभ हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये एनसीडीसी के द्वारा जो हमको दिया जा रहा है, ये ऋण है, ये कर्ज है, राज्य सरकार गारंटर के रूप में काम कर रही है और हमको अभी जो है सब्सिडी, मैं समझता हूं कि 20% सब्सिडी मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हमको 50% सब्सिडी की रिक्वायरमेंट्स कई समय से की जाती रही है। क्या 50% सब्सिडी के लिए ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार को गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये पहले कोऑपरेटिव नया विभाग नहीं था भारत सरकार में, तो ये कृषि विभाग से ही एक अपर सचिव कोऑपरेटिव विभाग को देता था और एनसीडीसी की योजना पूरे देश में अन्य राज्यों में लागू हुई थी। अब चूंकि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब सहकारिता नया मंत्रालय बन गया है और अब सहकारिता नया मंत्रालय जब से बना है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी उत्तराखंड सरकार से प्रस्ताव भेजा है कि हमारी सब्सिडी बढ़ाई जाए और मुझे लगता है कि भारत सरकार उस पर जरूर कोई न कोई निर्णय करेगी। प्रश्न संख्या 4 माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 4। माननीय अध्यक्ष जी, आप सवाल कीजिए। पढ़िए, आप पूरा हो जवाब कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रीतम भाई ने प्रश्न पूछा है। जी, पढ़ाओ मान लीजिए। पढ़ाओ मान लीजिए जी, ठीक है, प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ये 10 अप्रैल 2024 का मेरा ये प्रश्न था और उससे पहले जो व्यवस्थाएं थी, जो मेरा प्रश्न था कि क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय और सुप्रसिद्ध महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय सहित देश के अग्रणी विश्वविद्यालय गृह विज्ञान की उपाधि, फूड एवं न्यूट्रिशन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सहित अन्य जो
उपाधियां प्रदान करते थे गृह विज्ञान की, जो अन्य विश्वविद्यालय थे, उनको हमारे यहाँ 2018 की जो विज्ञप्ति हमारे लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ताओं की जो विज्ञप्ति आई थी, उसमें जो ये जो हमारा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, इनके द्वारा जो उपाधि प्राप्त लोग थे उनको इसमें अर्ह नहीं माना गया और इसके लिए मेरे द्वारा ये प्रश्न किया गया। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी का कि कम से कम जो है उसके बाद आपने 7 जून को 2024 को एक जो समतुल्य समिति है उसका आपने गठन किया और उसकी संस्तुति देके अब आप उनको अपने यहाँ इनके समकक्ष प्रश्न कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरा अब स्पष्ट हो गया कि वो अभ्यर्थी इसमें अब आगे आने वाली जो लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति होगी उसमें वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या जो 2018 की जो विज्ञप्ति थी उसमें जिन्होंने जो शामिल हुए थे, क्या जो लोग छूट गए थे, जो उनको बाहर कर दिया गया था, क्या जिनकी आयु या समाप्त होने वाली है या खत्म हो चुकी है, उनके लिए क्या नई व्यवस्था के तहत उनके लिए कोई विज्ञप्ति जारी करेंगे या अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिल सके? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा विभाग जो है लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजता है और लोक सेवा आयोग फिर उसकी विज्ञापन करता है और तब जाके वहां से रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, फिर जो है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसरों का सिलेक्शन होता है। जहां तक हमारे माननीय विधायक जी का, हमारे बड़े भाई प्रीतम भाई का जो क्वेश्चन है, इसमें एक दिक्कत यह आई कि जो जितने भी हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं, हमारे उच्च शिक्षा से गवर्न होने वाले विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने गृह विज्ञान को गृह विज्ञान ही रखा और हमारे गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में कोई दिक्कत नहीं आई। लड़कों ने फॉर्म भरे, जो लड़के सिलेक्ट हुए थे वो हो भी गए हैं और कुछ को नौकरी भी मिल गई है, कुछ जो है आजकल उनके पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, उनका फिर नौकरी मिलने वाली है। हमारे जो 2 विश्वविद्यालय हैं